अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमने पढ़ना है प्रोटोटाइप ड्रग यूज इन एमएसिस। एमएसिस किसे कहते हैं? वोमिटिंग को। ठीक है, वोमिटिंग क्या होती है? उल्टी। उल्टी किस किस चीज़ की उल्टी? कि बेसिकल हम लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि आपकी जो जीआईटी है ना, उसमें मूवमेंट होती है टूवर्ड दी एनस। क्या क्या कहते हैं उन मूवमेंट्स को? पैरास्टेलिसिस मूवमेंट कहते हैं। शाबाश। अगर किसी भी रीज़न की वजह से, फिलहाल हम रीज़न को नहीं वो कर ले, किसी भी रीज़न की वजह से यही मूवमेंट्स उलट हो जाएं तो क्या होगा कि जो चीज़ हमारी एनस की तरफ जा रही थी वो किस तरफ आना स्टार्ट कर देगी? मुंह की तरफ आना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? वोमिटिंग, जो कि उर्दू ज़ुबान में हमारे कॉमन उल्टी मानी जाती है। बेसिकली वो मूवमेंट्स क्या हो जाती हैं? उलट हो जाती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लग जाती है। तो जो जो भी आपके मतलब जहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है, इंटेस्टाइन में है तो इंटेस्टाइन वाला सारा जो चीज़, हाँ ठीक है, वो आने लग जाएगी। ठीक है, अगर आपके स्टोमिक में है तो स्टोमिक से सारी चीज़ें मुंह के मतलब बाहर आना लग जाएंगे। ठीक है, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? वोमिटिंग कहते हैं। ठीक है, अमेसिस कहते हैं मतलब इस लैंग्वेज में हम। ठीक है, तो वो वाली ड्रग्स हमने पढ़नी है जो इसको ट्रीट करती हैं। बेसिकली जो आपकी जो यानी कि मूवमेंट्स होती हैं ना, उनको क्या करती हैं? सेटल डाउन करती हैं और उनकी जो जिस तरफ उनकी डायरेक्शन है उस तरफ उसको नॉर्मलाइज कर देती हैं। ठीक है, ये आज हम पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ना आपका बताया हुआ है कि काजिज़ क्या होते हैं वोमिटिंग के। ठीक है, वजूहात क्या होते हैं? देखो, एक तो प्रेगनेंसी है। ठीक है, जब भी कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है ना, उसमें ना बहुत ज़्यादा हार्मोनल फ्लक्चुएशन होती है। हार्मोन्स की क्या होती है? फ्लक्चुएशन होती है, जिसकी वजह से उसकी जो मूवमेंट्स है वो डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, और उसको मतलब उल्टी आना स्टार्ट हो जाती है, वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये प्रेगनेंसी की एक सिम्टम भी माना जाता है। ठीक है, कि अर्ली जो सिम्टम्स होते हैं ना प्रेगनेंसी के, उसमें वोमिटिंग और नोज़िया, ये दो एक सिम्टम्स माने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद मोशन सिकनेस है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जब भी सफ़र करते हैं ना, ठीक है, मतलब बंद गाड़ी में, ठीक है, तो उनको ये वाली कंडीशन होती है, वोमिटिंग आती रहती है। ठीक है, ये आपने अक्सर। उसके बाद है जीआई ऑब्स्ट्रक्शन। इसमें यह है कि अगर आपने कोई ऐसी चीज़ खाई जिससे आपका जीआईटी बंद हो गया। ठीक है, एक मैं एग्जांपल देता हूँ कि जब हम म्यू हॉस्पिटल में थे ना, तो एक फ़ीमेल लाई गई। ठीक है, उसकी एक हैबिट बन चुकी थी अपने बाल खाना। हाँ, जिस तरह अक्सर लोग नाखून खाते हैं, बस एक साइकोलॉजिकल उसकी एक हैबिट थी। मट्टी भी बच्चे खाते हैं। ठीक है, तो उसकी एक हैबिट थी कि अपने बाल खाती रहती थी वो। बाल में अब ऐसी प्रोटीन है, ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा कि अगर कब्र को खोदा जाए ना, ठीक है, तो बाकी स्ट्रक्चर उसके आपको मतलब ख़त्म मिलते हैं, लेकिन बाल तकरीबन इंटैक्ट होते हैं कुछ अरसे। ठीक है, अगर ज़्यादा अरसे की बात करेंगे फिर तो जाहिर सी बात है वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो इसी तरह जो हमारे बाल है ना, वो इजीली डाइजेस्ट नहीं होते। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा कि अक्सर जानवर भी खा जाएं तो उनको भी प्रॉब्लम कर रहे होते हैं। तो वो उसके मतलब जीआई में ना जमा होते गए वो मतलब 1-2 साल, ठीक है, पता नहीं कितने अरसे वो खाती रही, मुझे एग्जैक्ट अब हिस्ट्री याद नहीं है क्योंकि 7-8 साल पहले की शायद बात है ये। ठीक है, तो उसकी जीआई ब्लॉक हो गया। ठीक है, तो फिर मतलब उसका एक्सरे किया तो मतलब फाइंड आउट किया गया कि यार इसमें कोई चीज़ है। तो फिर ऑपरेट के ज़रिए निकाला गया तो उसमें अच्छे भले बाल निकले थे उसके। ठीक है, तो आप मतलब ये तो एक एग्जांपल है। वैसे भी हम कोई ना अक्सर फूड खा लेते हैं कि जो बड़ी स्लो होती है। हाँ, बच्चे सिक्के भी चबा लेते हैं। ठीक है, उससे भी उनको उल्टी का वो हो सकता है। ठीक है, और या मतलब जिस तरह अक्सर फूड आपने देखी होंगी, जिस तरह आप बड़ा गोश्त है ना, ठीक है, वो स्लो अब्जॉर्ब होता है। ठीक है, और इसी तरह जिस जिस तरह हमारे माशरे में लोग कहते हैं बादी वाली ग़िज़ाएँ हैं, मतलब जो स्लो, हाँ, आसानी से हज़म नहीं होती और बड़ा टाइम लेती हैं आपके जीआईटी में। ठीक है, तो इस किस्म की जब हम फूड खाते हैं ना, तो अगर वो आपके जीआई में जाके ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए तो तब भी आपकी, क्योंकि मूवमेंट ने तो चलना है ना। ठीक है, जब मूवमेंट्स आगे नहीं जाएगी तो वो फिर बैक पुश करेगी, तो वो बैक साइड की तरफ चली जाएगी। ठीक है, उस कंडीशन को हम कहते हैं। तीसरा है पेप्टिक अल्सर। ठीक है, आपके मतलब जीआई में अल्सर्स हो गए, ज़ख़म हो गए हैं। ठीक है, उसकी वजह से भी ये मूवमेंट्स
बैक की तरफ हो सकती है, ठीक है। ड्रग टॉक्सिसिटी, आपने कोई दवाई ली, ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म भी बनाया ना, तो ताकि उसको बाहर निकाला जा सके, ठीक है, उससे भी हो सकती है। उसके बाद रीनल फेलियर है, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर रीनल कहाँ होते हैं और ये क्या चीज़ है। देखो बच्चे, आपकी जितनी भी टॉक्सिन्स हैं, ठीक है, वो कहाँ से बाहर निकलते हैं, किडनी सिस्टम से, यूरिनरी सिस्टम से, ठीक है, रीनल सिस्टम से ही निकल रहे होते हैं ना। जब आपका रीनल फेलियर होता है ना, मतलब वो उन टॉक्सिन को निकाल नहीं पाता, तो वो आपके ब्लड में घूमते रहते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जिनके किडनी फेल होते हैं उनकी क्या करवाते हैं हम, डायलिसिस करवाते हैं, ताकि उसके उनके खून में से जो टॉक्सिन चीज़ें हैं, जो एक्स्ट्रा चीज़ें, उनको निकाला जा सके। तो जब वो आपके यानी कि ब्लड में ही घूमती रहती हैं ना चीज़ें, तो वो फिर आपके डिफरेंट हार्मोन्स और उनको क्या करती हैं, वो इफ़ेक्ट करती हैं। इस वजह से फिर आपको वोमिटिंग की हो सकती है, ठीक है। उसके बाद है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस किसे कहते हैं, नहीं यरकान को नहीं कहते। ये बड़ी एक समझो कि हमारे मुआशरे में मिसकंसेप्ट पाया जाता है। हेपेटाइटिस अलहदा चीज़ है, यरकान अलहदा चीज़ है। जेंडस कहते हैं। हेपेटाइटिस होती है सिंपली यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर, ठीक है, और जिसकी जो काज होती है वो वायरस होती है, ठीक है। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जो मतलब एक जितने डिस्कवर हों उस हिसाब से, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ माशरे में वो मतलब एक जेंडस को ही ना यरकान काला पीला नीला इस तरह बना के ना वो किया जाता है। अच्छा, ये बात जब स्टार्ट हम जब पढ़ रहे थे ना ये, तो हम बड़े कंफ्यूज हुए इस बात पे ही ना। हमने कहा यार ये काला यरकान और मतलब इस तरह से। हाँ, तो फिर बाद में जाके सर ने हमें समझाया कि यार हेपेटाइटिस एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, उसका यरकान से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और यरकान एक डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। यरकान को इंग्लिश में जेंडस कहते हैं, और हेपेटाइटिस को उर्दू में भी हेपेटाइटिस कहते हैं और इंग्लिश में भी हेपेटाइटिस कहते हैं। हेपेटाइटिस के काजेज़ में मोस्टली वायरसेस आते हैं, ठीक है, जबकि यरकान के काजेज़ में कोई वायरस का इतना वो नहीं होता, ठीक है। तो ये भी आप लोग थोड़ा सा क्लियर कर रहे हो, लेकिन ये भी याद रखना कि आप तो नहीं, सिम्टम भी डिफरेंट होते हैं। बस ये है कि क्योंकि यरकान भी आपके लीवर के प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि पित्ता की प्रॉब्लम होती है बेसिकली वो, और ये आपके लीवर की ही प्रॉब्लम होती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है। तो ये आपने थोड़ा सा इसको माइंड में रखना है, ठीक है। इससे भी वो क्या कहते हैं, वोमिटिंग हो सकती है, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब हम देख लेते हैं कौन कौन सी ड्रग हम इसमें यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो आ जाती हैं एंटीकोलर्जेनिक, ठीक है, ये हमने एएनएस में पढ़ी थी, ठीक है। हाँ ठीक है, मैं इसमें हायोसिन आ जाती है और डाइसाइक्लोमाइन आ जाती है, ठीक है, ये आपकी बुक में लिखी हुई है। अच्छा, उसके बाद आती है न्यूरोलिप्टिक, ठीक है, इसमें क्या आ जाती है, क्लोरेप्रामाज़ीन, ठीक है। उसके बाद है आपकी प्रोकाइनेटिक ड्रग्स, इसमें मीटोक्लोप्रामाइड, ये आप सब ने यूज़ की होगी, ग्रेविनेट के नाम से आती है, ठीक है। अच्छा, बाकी और भी आ जाती हैं इसमें, ठीक है, सीसाप्राइड होगी, मीज़ाप्राइड होगी, ठीक है। उसके बाद एडजेवेंट एंटीएमेटिक्स, ठीक, इसमें बेंजोडाइजेपिन आ सकती है, डेक्सामेथोसेन आ जाती है और निबलोन आ जाती है, ठीक है। H1 एंटीहिस्टामीन में आपकी प्रोमिथाजीन आ जाती है और डाइफिनाइल हाइड्रामाइन आ जाती है, ठीक है। 5HN3 एंटागोनिस्ट में आपकी ओडोस्टेरोन आ जाती है और ग्रीनस्टेरोन आ जाती है, ठीक है। ये उसने एक प्रोटोटाइप दी हुई है, हम इसको ना एक एक करके फिर मतलब डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें फिर आ जाती हैं आपकी D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, वही मीटोक्लोप्रोमाइड और डोमपेरिडोम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेडेटिव हिप्नोटिक्स, जिसमें बार्बिटूरेट और बेंजोडाइजेपिन आ जाती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एंटी मस्कुरेनिक में स्कोपोलामाइन आ जाती है, ठीक है। और H1 जो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, इसमें मैक्लिजीन और डाइमेनहाइड्रेट आ जाती है, ठीक है। ये नाम दिए हुए थे। अब हम जो एक्चुअल हमारा काम है ना, वो अब है कि एक एक को अपने डिटेल से डिस्कस करना है, ठीक है। सबसे पहले है मीटोक्लोप्रामाइड, ठीक है। आप सब ने ये इस्तेमाल नहीं की तो मतलब इससे वेल अवेयर हो, ठीक है, क्योंकि ये समझो कि आपको इजीली अवेलेबल हो जाती है, ठीक है। जिसे का मतलब ब्रांड नेम किस नाम से आती है,
ग्रेविनेट, ठीक है। ये सिरप में भी मिल जाता है और इंजेक्शन में भी और टैबलेट फॉर्म में भी मिल जाता है, ठीक है। ये कॉमन इसलिए कि क्योंकि जो लोग ट्रैवलिंग करते हैं ना, सफ़र करते हैं, तो उनको बड़ा इशू होता है। तो इसलिए जब आप अड्डे पे जाते हो ना, तो वहाँ आपको ये मिल जाती है, तो बहुत से लोग उससे लेके फिर अपना सफ़र कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, मीटोक्लोप्रामाइड, ये है जी मीटोक्लोप्रामाइड, ठीक है। अच्छा, वो कहता है कि ये क्या होती है, ये आपके हाँ, उससे भी आ जाती है, जाहिर सी बात है। हाँ, अगर ट्रैवलिंग ना भी करो ना, आपने एक्स्ट्रा भर लिया है आपके स्टोमिक को, फिर भी वोमिट हो सकता है, ठीक है। और वोमिटिंग आप खुद भी इंड्यूस कर सकते हो। मतलब आपका जो यानी कि ये समझो कि माउथ के एंड में ना, ठीक है, हलक कह लो, ठीक है, हाँ, एसोफिगस से पहले लेरिंग्स और फेरिंग्स होता है ना, ठीक है, वहाँ पे रिफ्लेक्सेस होते हैं, ठीक है। अगर आप आर्टिफिशियली किसी चीज़ से वहाँ पे मतलब इरिटेट करो, ठीक है, तो वो फिर आप वोमिटिंग कर सकते हो। हाँ, और बहुत से लोग करते भी हैं, हाँ, उंगली से इरिटेट करके ना कर भी रहे होते हैं, ठीक है, तो ये हो सकता है। अच्छा, ये मीटोक्लोप्रामाइड है क्या, इसे ना हम कहते हैं D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ठीक है। बेसिकली वो कहता है कि ये आपके जो सेंट्रली ना ब्लॉक करता है डोपामीन को, ठीक है। एक आपके ना ब्रेन में होता है CTZ, ठीक है। ये आपके ब्रेन में ना बेसिकली आपके जो ये ऑक्सीजन लेवल है, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल है और बाकी चीज़ों के लेवल को चेक कर रहा होता है, ठीक है। तो जहाँ भी इसे लगता है तो फिर उनको ये क्या कर रहा होता है, मतलब उसी लिहाज से चीज़ों को एक्टिवेट कर रहा होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके CTZ को क्या करती है, ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से जो एसिटाइलकोलिन है ना, ठीक है, वो आपकी जो यानी कि मस्कुरेनिक एक्टिविटी है ना, वो इन्हेंस हो जाती है गट में, ठीक है, ताकि मूवमेंट्स नॉर्मल हो के अपनी तरफ चल सकें, ठीक है। अच्छा, इसका थेराप्यूटिक इफेक्ट ये है कि हम यूज़ करते हैं नोजिया और वोमिटिंग में, ठीक है, विद द GIT डिसऑर्डर बिफोर द एमरजेंसी एनेस्थीसिया एंड गर्ड, गैस्ट्रो एसोफिजियल रिफ्लेक्स, इसे गर्ड भी कहते हैं हम, ठीक है। अच्छा, इसको ना हम जब सर्जरी कोई परफॉर्म करते हैं ना GIT की, तब भी हम दे रहे होते हैं इंजेक्शन फॉर्म में, ताकि उसका GIT रिलैक्स कर जाए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है, रेथलेसनेस और डायरिया, ठीक है। क्या होगा, रेथलेसनेस और डायरिया इसका साइड इफेक्ट है। डायरिया कहते हैं कि मोशंस को, हाँ, लूज मोशंस को, ठीक है। ये जहाँ तक समझ आ गई है, ठीक है। आगे बच्चों है डाइमन हाइड्रेट, डाइमन हाइड्रेट, ठीक है। इसे हम कहते हैं H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ठीक है। ये एंटी हिस्टामिनिक है बेसिकली, ठीक है। ये H1 एंटी हिस्टामिन एंड एंटी एमेटिक एजेंट है ये, ठीक है। इसका थेराप्यूटिक क्या है, इसको हम देते हैं वोमिटिंग में देते हैं, ठीक है। उसके बाद एलर्जिक रिएक्शन में कोई रैशेज हो जाए, आंखों से पानी आ रहा, क्योंकि ये एंटी हिस्टामिनिक है ना, ठीक है, जो जिस तरह रेजेक्स के नाम से आती हैं आपकी वो चीज़ें, ठीक है। रैनी नोज़ हो, ईचिंग आई हो, स्नीजिंग हो, उसमें हम इसको दे रहे होते हैं, ठीक है। मोशन सिकनेस में भी देते हैं, एंजाइटी वगैरह में भी हम इसको दे रहे होते हैं, ठीक, क्योंकि ये ना क्योंकि हिस्टामिन आपके ब्रेन में भी होता है, तो ये उसको ब्लॉक करता है, तो फिर आपको सुकून मिलता है। इसलिए जब भी आप एंटी हिस्टामिनिक कोई भी ड्रग खाओगे ना, तो आपको नींद की थोड़ी सी वो आएगी, ठीक है, कनौती आएगी। एडवर्स इफेक्ट में ये है डेजीनेस होगी, हेडेक होगी, ड्रॉजिंग होगी और फटीक होगी, ठीक है। ये इसके सारे के ड्रोजीनेस मतलब यार जिस तरह ऊँघना, ठीक है ना, मतलब ऐसे फटीक थकावट को कहते हैं, ठीक है, मतलब आप थके